नमस्कार। बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। इस शो में बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके हम आपको बताते हैं। आपके साथ मैं हूं दीपक डोभाल। आप हमें शेयरों से जुड़े सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9582222666 पर। इसके अलावा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेसबुक पर अगर आप हैं तो @ZBusinessOnline यहाँ जाएं, और ट्विटर पर अगर आप हैं तो @ZBusiness पर। ये हैं हमारे हैंडल्स। और हाँ, हैशटैग लगाना जरूर बिल्कुल मत भूलिएगा। हैशटैग बाजार आज और कल लिखना ना भूलें। और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान हैं, प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज बाजार में ओवरऑल कारोबार रहा कैसे। तो बाजार आज भारी बिकवाली के शिकार हो गए। खराब ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार की शुरुआत ही गिरावट के साथ हुई। कारोबार के दौरान बाजार में भारी उतार चढ़ाव भी देखने को मिला। आखिर में सेंसेक्स और निफ्टी 1% से ज्यादा की गिरावट दर्ज करते हुए नजर आए। आज के कारोबार में मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुआ। आईटी, एनर्जी, फार्मा शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 770 और निफ्टी 216 अंक टूटकर बंद हुआ। और अब रुख करेंगे आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी बता रहे हैं आज हमारे बाजारों में इतनी गिरावट क्यों आई। एक दिन की छुट्टी के बाद जब आज भारतीय बाजार खुले तो संकेत ज्यादातर कमजोरी के थे, क्योंकि अमेरिकी बाजार में लगातार पिछले 4 सेशन से कमजोरी है। लगभग 1800 पॉइंट लुढ़क गया डाउ, और उसके बावजूद डाउ फ्यूचर्स भी लाल निशान में, यानी कि कहीं कोई राहत के संकेत है नहीं। पिछले 2 सेशन में भारतीय बाजार और आज एक बड़ा पॉजिटिव और आता दिखा, और वो कच्चा तेल जो $103-105 की रेंज में पहुंचा, वो घटकर $95 के आसपास आ गया। तो ये बड़ा कॉन्फिडेंस देने वाला था। हमारे लिए कच्चे तेल के दाम घटना बड़ी अच्छी बात है। इन सब के बीच में मंगलवार के सेशन में एफआईएस की तरफ से एमएससीआई रीबैलेंसिंग के साथ ही बड़े खरीदारी के आंकड़े आते दिखे, वो भी कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाले थे। गैप से खुले और फिर आज वही हुआ, जहां खुले वहीं पर बाजार ने सपोर्ट लिया और वहां से रिकवर होते दिखे। 17,475 के आसपास खुले और धीरे धीरे बढ़त बनाते बनाते बाजार 17,700 तक पहुंच गए। शानदार रिकवरी, और बैंक निफ्टी ने इसे लीड किया। 38,800 पर खुलने के बाद बैंक निफ्टी 39,600 तक तेज दौड़ लगाता हुआ नजर आया। आखिरी 1 घंटे में थोड़े उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिले। दोनों तरफ तेजी मंदी के सौदे होते नजर आए। वीकली एक्सपायरी थी, पोजीशंस काफी ज्यादा थी ऑप्शंस में, लेकिन फाइनली 17,550 के आसपास 200 अंकों के नुकसान के साथ निफ्टी बंद होता हुआ दिखा, और बैंक निफ्टी में भी लगभग छोटा सा 200-250 अंकों का नुकसान, और 39,300 की क्लोजिंग किसी भी लिहाज से बुरी नहीं मानी जाएगी। हाँ, इंडेक्स में थोड़ी सी कमजोरी दिखी, लेकिन ब्रॉडर मार्केट का मूड माहौल ठीक था, और कहीं कोई ऐसी पैनिक, डर या फिर जल्दी से बिकवाली करके निकल जाए, इस तरह की फीलिंग है ही नहीं। तो ग्लोबल कमजोरी के साथ साथ भारतीय बाजार अपनी ताकत के दम पर खड़े रहने की, मजबूत रहने की कोशिश करते दिख रहे हैं, और उसका नमूना आज लगातार तीसरे दिन बाजारों में दिखा। जब हम कमजोर तो है, लेकिन उतने नहीं, गिरे तो सही लेकिन उतने ज्यादा नहीं जितना अदरवाइज दूसरे सेशंस में हम हो सकते थे। तो एक अच्छी क्लोजिंग ये कह सकते हैं आज भारतीय बाजारों ने दिखाई है। चलिए, और अब हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं। हमारे साथ हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर जी। बहुत बहुत स्वागत है अविनाश जी आपका। अविनाश जी से जानेंगे हम कल की पोजिशनल लॉन्ग टर्म पिक्स, लेकिन आज के मार्केट को लेकर आपका विश्लेषण क्या है? जो क्लोजिंग हुई है, अनिल सर कह रहे हैं कि बुरी क्लोजिंग उसे किसी भी लिहाज में नहीं कहा जा सकता। गिरावट के साथ जरूर बंद हुए, लेकिन बुरी क्लोजिंग नहीं कहा जाएगा। नहीं, बिल्कुल दीपक, मुझे लग रहा है कि देखिए आज का दिन ऐसा दिन था जहां पे काफी बड़ी मात्रा में एफआई की बिकवाली देखने को मिली, लेकिन लोकल इंस्टीट्यूशन ने भी थोड़ी बहुत खरीदारी की है। सबसे बड़ी बात, जो चुनिंदा सेक्टर्स आज थोड़े गिरे हैं वो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के कारण गिरे। मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई पैनिक का कोई प्रश्न आता है। स्टॉक्स अगर हम छुट्टी वाले दिन के पहले देखें तो बहुत भारी तरीके से मार्केट बढ़ा था, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई थी। जो शॉर्ट कवरिंग
कवरिंग थी वहां पे अभी आज शॉर्ट कवरिंग नहीं आई, तो उस कारण से मार्केट्स ने डेफिनेटली थोड़ा बहुत गिरावट जरूर दिखाए, लेकिन अभी भी हम मानते हैं कि काफी ऐसे सेक्टर्स है, स्टॉक्स है दीपक, जहां पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है और होपफुली इंडिया का मार्केट में हमें लग रहा है कि जो एफआईआईज की लिक्विडिटी है वो आने वाले दिनों में डेफिनेटली वापस पॉजिटिव होगी। तो बैंकिंग, कैपिटल गुड्स, ऑटोज, ऑटो कंपोनेंट्स ऐसे सेक्टर्स है जहां पे कभी भी कोई गिरावट आती है तो निवेशकों को ये मौका एक अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहिए। तो डेफिनेटली आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन था, बट इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और ऐसे माहौल में कोई लॉन्ग टर्म पिक आप सजेस्ट करना चाहेंगे अविनाश जी हमारे दर्शकों के लिए? नहीं, बिल्कुल दीपक, जो लॉन्ग टर्म पिक आज मैं बताने वाला हूँ वो माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड है और कंपनी का नाम है टेगा इंडस्ट्रीज। देखिए, ये कंपनी का पब्लिक इशू करीबन 6-7 महीने पहले हुआ था और इस कंपनी का जो सबसे बड़ा यूएसपी है कि ये माइनिंग सेक्टर को केटर करती है, जैसे कि गोल्ड, कॉपर, स्टील माइंस के लिए, और उनको क्रिटिकल कंज्यूमेबल सप्लाई करती है, यानी कि जो उनके जो ऑपरेशंस होते हैं वो चलाने के लिए उनको रॉ मटेरियल्स की जरूरत लगती है, जो मिल लाइनर्स होता है, तो ये टेगा इंडस्ट्रीज बनाते हैं। ये कंपनी एक मार्केट लीडर है, काफी बड़ा मार्केट शेयर इस सेगमेंट में ये कंपनी एंजॉय करती है। करीबन 60-70% कंपनी अपना आउटपुट एक्सपोर्ट करती है और हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का नतीजा पिछले साल इन्होंने किया था, करीबन 950 करोड़ पे 117 करोड़, पहले तिमाही के नंबर्स बहुत तगड़े हैं। करीबन 46% का रेवेन्यू बढ़ा है पहले क्वार्टर में, 100% से प्रॉफिट बढ़ा है। तो हमारा मानना है कि आने वाले साल में, दैट इज FY 23 एंड 24 के लिए आपको बहुत अच्छी अर्निंग्स ग्रोथ देखने को मिलेगी और हमारा अंदाजा है कि 12 से 15 महीने के लिए कोई भी स्टॉक ये खरीदता है तो करीबन 675-700 का टारगेट प्राइस उसको मिलेगा। तो डेफिनेटली ये मेरी तरफ से एक मीडियम टर्म पिक है। ऑलराइट सर, अब जरा आज हम शो पे जो दर्शकों के सवाल लेते हैं उसका सिलसिला भी शुरू करते हैं। हालांकि हम उन्हीं शेयरों को लेने की कोशिश करते हैं जिनमें कल भी एक्शन दिख सकता है, लेकिन कुछ दर्शकों के सवाल फटाफट से ले लें जो उन्होंने हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए, SMS के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए हम तक भेजे हैं। पहला सवाल जो हम ले रहे हैं वो है जॉय चटर्जी का सवाल, कोलकाता से इन्होंने व्हाट्सएप किया है। अशोक लेलैंड पर इनका सवाल है। अविनाश जी, 540 शेयर हैं इनके पास 140 के भाव पर, इनको क्या सलाह देंगे आप? देखिए, अशोक लेलैंड एक बहुत ही अच्छे बिजनेस रिकवरी मॉडल में है। पहले बात तो इनका कमर्शियल व्हीकल का जो बिजनेस है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इनफैक्ट कल ही न्यूज आई थी कि इनको 1400 बसों की ऑर्डर यूएई से मिली है, तो इनका डेफिनेटली जो एक्सपोर्ट बिजनेस है वो भी अच्छी तरह से चल रहा है। प्लस इलेक्ट्रिक कारोबार में भी इन्होंने एंट्री की है, तो मेरे ख्याल से आने वाला साल इनके लिए, अशोक लेलैंड के लिए बहुत अच्छा रहेगा अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो निवेशक को मैं यही कहूंगा कि अगर इनका नजरिया 6 से 12 महीने है तो 175-180 का पहला टारगेट कंफर्टेबली आ सकता है, तो तब तक होल्ड करें और तब तक मेरे ख्याल से इतना टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए देंगे तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इनको मिलेगा। और हमारे साथ लाइव कुछ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। महिब तिवारी हमारे साथ भीलवाड़ा से जुड़ रहे हैं। महिब जी, आपका सवाल। सर नमस्कार। सर नमस्कार, बताइए, पूछिए सर। मेरे पास 2285 शेयर हैं ब्रिगेड इंटरप्राइजेस के। भाव क्या है? 504.16। 504 के भाव पर 2000 से ज्यादा इनके पास शेयर हैं फिलहाल ब्रिगेड एंटरप्राइज के। होल्डिंग है सर, मैं अक्टूबर लास्ट तक मेरे को निकालना है सर। ठीक है, बताइए अविनाश जी के लिए क्या सलाह देंगे आप? देखिए, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज ये एक रियल एस्टेट कंपनी है जो ज्यादातर बैंगलोर मार्केट में काम करती है और जिस प्रकार का ट्रैक्शन हमको रियल एस्टेट मार्केट में दिख रहा है, हमको लग रहा है कि आने वाला साल काफी अच्छा रहेगा। हालांकि इंटरेस्ट रेट्स अभी बढ़ने चालू हो चुके हैं, लेकिन अभी भी डिमांड कॉर्पोरेट लेवल से, रेसिडेंशियल लेवल से काफी अच्छा है और बैंगलोर मार्केट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ दिखा रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर अक्टूबर तक भी ये होल्ड करते हैं तो मुझे लग रहा है कि 530-540 का एक नियर टर्म का टारगेट पॉसिबल लग रहा है, तो तब तक होल्ड करिए। मेरे ख्याल से स्टॉक थोड़ा धीरे चलता है लेकिन इसमें फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, तो मेरी राय में तब तक होल्ड करिए और तब तक उनको शायद एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की पॉसिबिलिटी है। चलिए, उम्मीद करते हैं महिब जी को अपना जवाब मिल गया होगा। अगला सवाल जो हम ले रहे हैं रवि दत्ता जी का ले रहे हैं, राजकोट से इन्होंने भेजा है और बहुत ही फ्रीक्वेंटली हमारे पास इस स्टॉक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरीज आती हैं। IRCTC से 100 शेयर है इनके पास, भाव है 720 का, इन्हें क्या करना चाहिए?
देखिए, इन्होंने अगर आईआरसीटीसी का शेयर लिया है दीपक, तो थोड़ी लंबी अवधि रखी है क्योंकि बीच में खबरें आई थी कि आईआरसीटीसी अपना डेटाबेस बेचने वाला है। स्टॉक काफ़ी तेज़ी से भागा। बाद में कंपनी ने क्लेरिफिकेशन दिया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो थोड़ा नेगेटिव सरप्राइज़ मार्केट को मिला। लेकिन इस कंपनी की अगर हम पहले तिमाही के नतीजे देखें तो सब पैमाने पे कंपनी ने बहुत ही अच्छा नंबर दिखाया और मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर जो FY 23 के रहेंगे, वो भी काफ़ी दमदार आएँगे। यहाँ पे अगर किसी को साल, डेढ़ साल का नज़रिया लेना है, तो ये एक मोनोपोली बिज़नेस है और काफ़ी प्रॉफिटेबल है, तो मुझे लग रहा है कि साल डेढ़ साल की अगर बात करें तो अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। थोड़ा-सा टाइम इसमें स्पेंड करना ज़रूरी है, तो मैं निवेशक को होल्ड करने की राय रहूँगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है स्टॉक थोड़ा वोलेटाइल रहे, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अगर 12 टू 15 मंथ रखते हैं तो अच्छा खासा पैसा बनेगा। ऑलराइट, एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात कुमार उन्नाव से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात जी, पूछिए अपना सवाल। सर मेरे पास तो अलेम्बिक फार्मा है और सर मैं इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी रख सकता हूँ, बट लंबे टाइम से मेरे पास नीचे ही जा रहा है ये। क्या क्या भाव लिया था आपने इसको? सर लिया तो पहले 1000 के उस पर था, एवरेज कर करके इसको मैं 840 पर अब ले आया हूँ। 840 से 55 शेयर 55 शेयर हैं इनके पास और 840 का भाव है फिलहाल, जो एवरेज किया है इन्होंने। प्रभात जी को क्या करना चाहिए, अविनाश जी? देखिए दीपक जी, एलेम्बिक फार्मा एक अच्छी कंपनी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने काफ़ी ऊपरी लेवल पे स्टॉक लिया है। एवरेज करने के बाद भी इनका भाव ऊपरी लेवल पे है। मैं इनको यही सुझाव दूंगा कि देखिए, हाल ही में कंपनी को यूएस एफडी का एक इंस्पेक्शन विजिट हो गया, जहां पे इनको पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल मिला है। तो उसका मतलब रेगुलेटरी अथॉरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। प्लस इनका मेन मार्केट यूएस मार्केट है, जहाँ पे अच्छी खासी इनके प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड है। तो अगर नजरिया साल डेढ़ साल का रखते हैं तो ही इसमें इनको रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा और होपफुली इनका जो प्राइस है वो ये रिकवर कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक थोड़ा साइडवे हो जाए, लेकिन अगर साल डेढ़ साल ये टाइम इसमें स्पेंड कर सकते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड करके एक थोड़ा सा मुनाफा भी ये कमा सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ होल्ड करिए, यही राय रहेगी। चलिए, तो एलेम्बिक फार्मा फिलहाल प्रभात जी को होल्ड करने की सलाह दी गई है। एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं पटना से। आदित्य जी, पूछिए अविनाश जी से अपना सवाल। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक के 118 शेयर है 708 के रेट पे। और सर एक और है इंडियन ओवरसीज बैंक, 12 रुपया 20 पैसे पे है, ये 5,500 शेयर। इसमें दोनों में मैं आप जानना चाहूँगा। पहले आईसीआईसीआई का पूछ लेते हैं। 100 से ज्यादा के शेयर है इनके पास 708 के भाव पर। आदित्य जी को क्या करना चाहिए, अविनाश जी? दीपक जी, आईसीआईसीआई बैंक में एक बने रहे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में ये सबसे बेहतरीन बैंक है। देखिए, आज तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली इस स्टॉक में आपको देखने को मिली, लेकिन इनका जो बिजनेस मॉडल है बहुत ही स्ट्रांग है। इस साल क्रेडिट ग्रोथ 13-14% हो चुका है, तो इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। प्लस इनके जो सब्सिडरीज है, म्यूचुअल फंड में है, लाइफ में है, जनरल में है, इनकी स्टॉक ब्रोकिंग की कंपनी भी है, तो इसका फायदा भी इनको मिलेगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि करीबन 900 950 का एक टारगेट प्राइस बनता है अगर आप 12-15 महीने के लिए होल्ड करते हो, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। और एक और बैंकिंग स्टॉक है इनके पास, इंडियन ओवरसीज बैंक का, आईओबी का। इन पर आपकी सलाह क्या रहेगी? देखिए, मुझे लग रहा है कि इंडियन ओवरसीज बैंक ने कोई बड़ा वेल्थ क्रिएशन शेयर होल्डर्स के लिए दिया नहीं है। अभी भी इनकी एसेट क्वालिटी काफी सिग्निफिकेंटली चढ़ी हुई है। मेरे ख्याल से अगर ये शिफ्ट करके फेडरल बैंक खरीदते हैं या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक खरीदते हैं, तो मुझे लग रहा है कि इनको मुनाफे का पोटेंशियल ज्यादा बनेगा। आईओबी में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि स्विच करें, ताकि आपको अच्छी कमाई होगी और आपके रिटर्न्स 6 से 12 महीने में आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे। ऑलराइट, उम्मीद करते हैं आदित्य जी को अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। ओंकार कुंभार, इनका हम सवाल लेंगे, जो कि कोल्हापुर से इन्होंने भेजा है। टाटा स्टील 1000 शेयर हैं इनके पास सर, और भाव 110 से ज्यादा का 111 के आसपास का भाव है। क्या करना चाहिए टाटा स्टील पर ओंकार जी को? देखिए, टाटा स्टील मेटल सेक्टर का एक दिग्गज प्लेयर है और अभी हम जिस प्रकार का मेटल साइकिल देख रहे हैं, एक बात तो क्लियर है कि ऊपरी लेवल पे ग्लोबली मेटल प्राइसेस वीक है और ये सिलसिला कम से कम 2 या 3 हफ्तों के लिए चलेगा। लेकिन टाटा स्टील ने एक अच्छी बात की है कि इन्होंने करीबन 50,000 करोड़ का कर्जा रिपे किया है, तो बिजनेस बहुत सॉलिड हो चुका है। हमको लग रहा है कि अगर नजरिया कम से कम साल डेढ़ साल का है, तो यहाँ पे बने रहे। हो सकता है कि थोड़ा सा स्टॉक अंडर परफॉर्म करे शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में पैसा अच्छा बनेगा, तो इसमें बने रहने की, होल्ड करने की राय रहेगी। चलिए, होल्ड करने की सलाह। अगला सवाल हम ले रहे हैं, अगरतला से आया है। सूरज दास जी ने भेजा है। एम्फेसिस को लेकर क्वेरी है
44 शेयर है इनके पास, भाव 2360 का। सूरज जी को क्या करना चाहिए एम्फेसिस पर? अविनाश जी। देखिए, शॉर्ट टर्म में हमको लग रहा है कि आईटी सेक्टर के सारे जो शेयर्स है इंक्लूडिंग एम्फोसिस, इसमें अंडर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि सभी जानते हैं कि यूएस मार्केट्स रिसेशन में है, यूरोप भी अभी बहुत तकलीफ में है। तो आने वाले कम से कम 2-3 क्वार्टर्स के लिए आईटी सेक्टर अंडर परफॉर्मिंग रहेगा। तो अगर इनका नजरिया 3 से 6 महीना है तो मेरे ख्याल से इनको निकल जाना चाहिए, लेकिन अगर नजरिया साल 1.5 साल है तो ही इसमें निवेशित रहिए, क्योंकि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स चैलेंजिंग रहेंगे, मार्जिन प्रेशर में रहेंगे, तो इसमें कोई ज्यादा बढ़त नहीं आएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म अगर नजरिया है तो निकल जाए, लेकिन 1.5 साल का नजरिया तो मैं समझता हूं कि होल्ड करिए। अच्छे पैसे बनेंगे बट थोड़े समय के बाद। ऑलराइट, और अगला मंजेश कुमार जी का सवाल है, पुणे से इन्होंने भेजा है। ड्रेजिंग कॉप को लेकर इनकी क्वेरी है सर। 470 के आसपास इनके पास शेयर है, भाव है 290 का। क्या मंजेश जी को करना चाहिए? अविनाश जी। देखिए, मैं समझता हूं कि ड्रेजिंग मार्केट बहुत बड़ा है और ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन काफी बड़ा दिग्गज प्लेयर है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर इसके फाइनेंशियल्स हम देखें तो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ने इतना कुछ ज्यादा पैसा निवेशकों के लिए बनाया नहीं है। हालांकि ये अभी थोड़े प्रॉफिट में है। मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया लॉन्ग टर्म है, कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया है, तो ही होल्ड करिए, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। तो शॉर्ट टर्म के लिए कोई बड़ी अपसाइड मत एक्सपेक्ट करिए, बट मीडियम टर्म में हो सकता है कि आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिले। फटाफट से धीरज परदेसी जी का सवाल ले लेते हैं। पुणे से इन्होंने भेजी है अपनी क्वेरी। सूर्या रोशनी इनके पास है, 200 शेयर हैं, 388 के भाव पर इन्होंने लिया है। धीरज जी को क्या करना चाहिए? देखिए, सूर्या रोशनी एक अच्छी कंपनी है और हम सभी जानते हैं कि सूर्या का ब्रांड काफी वेल नोन है, नॉट ओनली बॉम्बे जैसे मेट्रो में बट पैन इंडिया में। तो ये डेफिनेटली एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर नजरिया कम से कम 6 से 12 महीने। शेयर ऊपरी लेवल से थोड़ा सा जरूर टूट चुका है, लेकिन जिस प्रकार की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लाइटिंग स्पेस में हम दिख रहे हैं, प्लस इनके पास ERW का जो बिजनेस है वो भी डिमर्ज होने की बातें चल रही है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करें। अच्छे खासे रिटर्न्स आपको मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मिलेंगे, तो इसमें जल्दबाजी ना करें बेचने के लिए। धीरज रखें धीरज जी, आपको रिटर्न्स 6 से 12 महीने की अवधि में जरूर मिलेंगे। अगला सवाल हम ले लेते हैं। रोहित अरोड़ा जी का सवाल है, उत्तर प्रदेश से भेजा है। पराग मिल्क इनके पास है, 1000 शेयर है, 93 के भाव पर। अविनाश जी, रोहित जी को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि डेयरी कंपनीज में बहुत कम पैसा शेयर होल्डर्स के लिए बना है और पराग मिल्क का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कोई खास नहीं है। हालांकि अभी भी ये थोड़े से प्रॉफिट में है। मुझे लग रहा है कि अगर इनको अच्छा विकल्प चाहिए तो हेरिटेज फूड्स नाम की कंपनी है जो डेयरी प्रोडक्ट्स में काम करती है और जहां पे नंबर्स पराग मिल्क प्रोडक्ट्स के मुकाबले में काफी अच्छे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इनको ज्यादा अच्छा मुनाफा चाहिए तो हेरिटेज फूड्स में थोड़ा विकल्प ये स्विच कर सकते हैं, तो पैसा ज्यादा बनेगा। लेकिन पराग मिल्क फूड्स में मुझे लग रहा है कि इस लेवल से उनको निकल जाना चाहिए। और आइए देखते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी कल के लिए बाजार पर क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह दे रहे हैं। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 150 से 250 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और लगभग इतनी ही कमजोरी नैस्डैक फ्यूचर्स में, यानी कि हो सकता है लगातार 5वें दिन अमेरिकी बाजार कमजोरी के साथ खुले, लेकिन 1800-2000 पॉइंट की एक तरफा गिरावट के बाद इस बात की संभावना पूरी है कि आज रात अमेरिकी बाजारों में निचले स्तरों से रिकवरी आए। अगर ऐसा होता है तो भारतीय बाजार अपनी मजबूती बढ़ाने का काम और अपने नुकसान की भरपाई करने का काम कल जरूर करेंगे हफ्ते के आखिरी दिन। अब जो सपोर्ट है आपके लिए वही 17,350 17,400 के आसपास ये मजबूत सपोर्ट है और ऊपर 17,700 17,775 की रेंज जो है वहां पर आएगी मुनाफा वसूली। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 38,800 39,000 सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 39,600 से 39,750 वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, अगर आप सिर्फ खरीदना चाहते तो, और अगर आप स्किल ट्रेडर हैं और दोनों तरफ का ट्रेड करना जानते तो रेंज के हायर एंड पर आराम से बेचिए। बाजार बार बार लगातार फिर से नीचे खरीदने का मौका देता है और अगर गिरते हुए बाजार में आपकी खरीदने की हिम्मत है तो बहुत अच्छे सपोर्ट लेवल से खरीदिए। बाजार बार बार उछाल दे रहा है, यानी कि ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट मार्केट है और इन्वेस्टर्स के लिए भी स्टॉक पिकिंग का बाजार है। तो दोनों तरह के लोगों के लिए यह बाजार बहुत ही बेहतरीन अब तक साबित हो रहा है। चलिए, और अब वक्त है वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको कमाई के मौके मिलेंगे ये बताने का। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए हमारे साथ चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बागड़िया साहब जुड़ चुके हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत। सर बताएं, कल ऑप्शंस के जरिए कहां बन रहे मौके? नमस्कार दीपक, गुड इवनिंग। कल ऑप्शन के जरिए 2 स्ट्रेटेजी है मेरे पास।
एक स्ट्रेटेजी महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M का 1300 का कॉल 50 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 40 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में टारगेट 60 रुपए से लेकर 70 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है गोदरेज प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट स्टॉक्स में एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, तो गोदरेज प्रॉपर्टी का 1400 का कॉल 75 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 60 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं और ऊपर में टारगेट 90 रुपए से लेकर 100 रुपए तक के 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो दूसरा स्ट्रेटेजी गोदरेज प्रॉपर्टी में। ऑल राइट सर, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका। और अविनाश जी हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश जी, कोई पोजिशनल पिक आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? दीपक, पोजिशनल पिक में हमको आईसीआईसीआई बैंक पसंद है। इनफैक्ट स्टॉक 874 पे क्लोज हुआ। मुझे लग रहा है कि अगर 8 से 10 दिन का नजरिया है तो 864 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे करीबन 890 900 का एक टारगेट प्राइस मिल सकता है। स्टॉक काफी अट्रैक्टिव है। मुझे लग रहा है कि आज बाजार के खराब कंडीशंस के कारण इस स्टॉक में बिकवाली हो गई, जैसे बैंक निफ्टी भी गिरा है। लेकिन अगर 8 से 10 दिन की बात करें तो मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा लग रहा है करंट लेवल से। तो ये मेरी तरफ से शॉर्ट टर्म पिक 8 to 10 डेज के लिए आईसीआईसीआई बैंक, टारगेट प्राइस 900। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश गोरक्षकर जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए, शुक्रिया आपका। और इसी के साथ बाजार आज और कल में इतना ही।